जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो डायमंड रिंग लेना चाहता है। डायमंड रिंग एक स्टेटस सिंबल बन गया है हमारे समाज में। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं डायमंड्स कीमती नहीं होते। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया गया है एक कंपनी के द्वारा, झूठ फैलाया गया है। एक ऐसी कंपनी जिसकी डायमंड माइनिंग के चलते अफ्रीका के कई देश सिविल वॉर की वजह से तबाह हो गए। लाखों अफ्रीकन बच्चों से फोर्स लेबर कराया गया। इन हीरो के बदले हथियारों का धंधा किया गया। आइए आज के वीडियो में समझते हैं दोस्तों डायमंड्स का काला सच। डायमंड्स का इतिहास वैसे तो कोहिनूर से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं 1860 से, जब इस इंडस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया। साउथ अफ्रीका में आए दो सेटलर्स योहानस और डी डेरिक डे बियर। इनके फार्म पर डायमंड्स मिले। इन्होंने यहां पर डायमंड्स की माइनिंग करनी शुरू करी और बाद में अपनी माइन को एक बिजनेसमैन सेसिल रोड्स को बेच दिया। ये एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे जो अपने जमाने के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। डे बियर्स के अलावा जब साउथ अफ्रीका में बाकी लोगों ने भी डायमंड माइंस ढूंढ निकाली तो सेसिल ने जाकर एक एक को कॉन्टैक्ट किया और धीरे धीरे सबकी डायमंड माइंस खुद ही खरीद डाली। साल 1888 में इन्होंने डे बियर्स नाम की कंपनी बनाई और 1900 तक आते आते इन्होंने दुनिया भर की डायमंड प्रोडक्शन पर इस हद तक कब्जा जमा लिया था कि 90% डायमंड प्रोडक्शन जितनी भी दुनिया में हो रही थी इनकी ये एक कंपनी डे बियर्स कर रही थी। A diamond is forever De Beers. सही मायनों में ये कंपनी एक मोनोपोली थी। इससे पहले डायमंड्स या तो इंडिया में मिलते थे या फिर साउथ अमेरिका में मिलते थे और इन्हें लग्जरी आइटम्स की तरह देखा जाता था। लेकिन अफ्रीका में इतनी ज्यादा संख्या में डायमंड्स मिले कि इनकी सप्लाई एकदम से बढ़ गई। इस कंपनी को खतरा हुआ कि अगर डायमंड्स इतनी आसानी से हर जगह मिलने लगेंगे तो इन्हें लग्जरी आइटम की तरह नहीं देखा जाएगा। डायमंड्स की वैल्यू कम होने लगी। फिर ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिली 1929 में। इसके चलते लोगों के पास पैसों की सख्त कमी थी। अपना घर का राशन खरीदने के पैसे नहीं थे तो वो डायमंड्स कहां से खरीदते। डायमंड्स की डिमांड भी कम होने लगी। अब किसी चीज की सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस कहां जाएगा। स्कूल में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, प्राइस नीचे जाएगा। डे बियर्स कंपनी ने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला। क्योंकि इनकी मोनोपोली थी दुनिया भर की डायमंड इंडस्ट्री पर, इन्होंने जानबूझकर सप्लाई ही रोक दी डायमंड से। एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की कि इतने डायमंड्स नहीं है मार्केट में जितना लोगों को लगता है। इनकी डायमंड माइन से जो खोद कर नए डायमंड्स निकाले जा रहे थे उन्हें एक जगह लाकर स्टोर करके कमरा बंद कर दिया। उन्हें मार्केट में बेचा नहीं और इस तरीके से आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा हो गई। ये तो हुआ सप्लाई को कंट्रोल करना। दूसरी तरफ डिमांड को बढ़ाने के लिए डे बियर्स ने साल 1938 में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी NWIR को कांटेक्ट किया। इनका गोल था डायमंड्स की एडवर्टाइजिंग इस तरीके से करना कि लोगों के मन में यह बैठ जाए कि अगर वो प्रपोज करें या शादी करने जा रहे हैं तो उन्हें डायमंड रिंग खरीदनी ही होगी। साल 1947 में इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने अपनी एड कैंपेन शुरू की, अ डायमंड इज फॉरएवर। लोगों को यह बताया गया कि आप अपनी 2 महीने की सैलरी खर्च करके एक डायमंड खरीदो और ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके प्यार का एक प्रतीक बनेगा। How else could 2 months' salary last forever? A diamond is forever De Beers. इसे एक साइकोलॉजिकल नेसेसिटी बनाया गया। सेलिब्रिटीज को डायमंड्स दिए गए उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए और साल भर साल चलते लोगों का बिहेवियर बदलने लगा डायमंड्स को लेकर। आज के दिन तक इसे दुनिया की सबसे सक्सेसफुल एड कैंपेन्स में से एक माना जाता है। लोगों को यह कहा गया कि अगर आपका प्यार परमानेंट है तो इसे किसी इनडिस्ट्रक्टिबल चीज से प्रूफ करने की जरूरत है। डायमंड एंगेजमेंट रिंग के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बनाई गई। डायमंड्स को इकोनॉमिक सक्सेस और सोशल स्टेटस से जोड़ते हुए मेल्स को भी टारगेट किया गया। मैगजीन्स में एड देकर सेलिब्रिटीज और उनकी डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स को दिखाया जाने लगा। साल 1938 में डे बियर्स के मालिक हैरी ओपनहाइमर ने अपने एक मीमो में कहा था कि फिल्मों में बहुत कम ऐसे सीन्स होते हैं जिनमें लड़कियों के लिए एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट करना या खरीदना दिखाया जाता है। इन्होंने लिखा, हम राइटर्स और डायरेक्टर से कांटेक्ट करके ऐसे सीन्स डलवाएंगे। सोच रहे हो किस लेवल का लंबा गेम खेला गया है यहाँ पर। जबरदस्ती फिल्मों में और गानों में डायमंड्स को प्रोमिनेंटली दिखाया जाने लगा। 1953 की फिल्म जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स में आइकॉनिक एक्ट्रेस मैरिलिन ने एक गाना गाया जिसका नाम था डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. 1950s में एकेडमी अवार्ड्स जैसे इवेंट्स पर सेलिब्रिटीज को डायमंड ज्वेलरी दी जाने लगी। ऐसा नहीं था कि ये सेलिब्रिटीज खुद अपनी मर्जी से डायमंड्स खरीद रहे थे पहनने के लिए। ये कंपनी इन्हें फ्री में डायमंड्स दे रही थी कि जाओ पहनो। डायमंड्स की प्रमोशन होगी, डायमंड्स की वैल्यू बढ़ेगी, इसे एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाएगा। 1947 में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ खुद साउथ अफ्रीका में डे बियर्स की माइन पर गई और कंपनी ने इन्हें 6 कैरेट का डायमंड गिफ्ट किया। कोहिनूर और होप जैसे डायमंड से जुड़ी कहानियां भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा रही थी। इस सब का इंपैक्ट एक्चुअली में कितना बड़ा था ये नंबर्स देखोगे तो बहुत ही शॉकिंग था। साल 1940 में अमेरिका में केवल 10% ब्राइड्स को एंगेजमेंट में डायमंड रिंग मिली थी, लेकिन साल 1990 तक ये नंबर 90% पर था। 90% से ज्यादा ब्राइड्स को अपनी एंगेजमेंट पर डायमंड रिंग्स मिलने लगी। डे बियर्स ने अमेरिका के बाद जापान में भी ऐसा ही कुछ किया। जापानीज कल्चर में एंगेजमेंट रिंग की कोई जगह नहीं थी। एंगेजमेंट करते समय रिंग्स नहीं दी जाती थी, लेकिन 1960s में डे बियर्स ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी जे वॉल्टर थॉमसन की मदद से जापान में बड़े पैमाने पर ऐसी एड्स की जिसमें डायमंड रिंग्स को वेस्टर्निज्म और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल दिखाया जाने लगा। इसका असर क्या हुआ? 1966 में जापान की सिर्फ 1% महिलाओं को शादी के समय डायमंड रिंग मिलती थी, लेकिन साल 1981 तक ये नंबर 60% पर पहुंच गया। बाद में इसका आंकड़ा भी 90% तक पहुंच गया और जापान डायमंड्स का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन गया।